जेल के बाद अगर इसकी अगर बात करी जाए, फॉरएवर का मतलब एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल का मतलब फॉरएवर, एक दूसरे का ना सिनोनिम्स हैं ये। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट है ना, और जो सबसे ज्यादा एक फेवरेट प्रोडक्ट है, तो वो है आर्किटिक सी। आर्किटिक सी के बारे में जो है, आपने बहुत कुछ चीजें सुना भी होगा, बहुत कुछ ट्रेनिंग्स भी आपने ली होंगी। और बेसिकली बेसिकली जो है ना, कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है ना, हमारे जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है उस पे काम करता है। इन सब चीजों को लेकर के आपके मन में एक छवि बनी हुई होगी। और सबसे अच्छी बात है, उसका एक अपना एक अलग रोल भी है वहां पे, और जबरदस्त रोल है। जो लोग इसको यूज करते हैं, जिन्होंने इसका फायदा लिया हुआ है, वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं उसको, है ना। लेकिन आज का जो एक सेशन है ना, हम थोड़ा सा इस आर्किटिक सी के जो एक जबरदस्त फायदा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको एक थोड़ा सा एक किसी न किसी कंडीशन से रिलेटेड करते हुए हम लेके चलेंगे आज के प्रोडक्ट को। और वो जो कंडीशन है ना, जैसे हार्ट अटैक, एक बड़ी कॉमन कंडीशन है। उस पे उसके लिए हम जो है सबसे अच्छा मानते हैं ओमेगा 3 को, कि उस पर वर्क करता है, कोलेस्ट्रॉल वर्क करता है। लेकिन वहीं एक चीज और भी है, उसका दायरा उससे ज्यादा बड़ा भी है। और एक समस्या अक्सर आपने सुनी होगी ऑटिज्म के नाम से, उस पर थोड़ा बात करेंगे, उसको रिलेट करते हुए लेके चलेंगे कि हमारे हाथ में ना प्रोडक्ट के रूप में कितनी पावरफुल चीज हमारे पास में लगी है ना। तो थोड़ा सा हम उसके रोल को लेते हुए हम थोड़ा बेस समझने की पहले कोशिश करते हैं कि जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म होता क्या है। और जो एक नई जनरेशन, जो आज की जनरेशन जो पैदा हो रही है, जो नए नए बच्चे आज के समय पे उभरते हुए चले आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ऑटिज्म से कहीं ना कहीं कंडीशन से वो पीड़ित है, वो उस कंडीशन में फंसे हुए हैं। या अक्सर आपने देखा होगा, आप जब कभी किसी मेहमान के घर में जाते हो, किसी पड़ोसी के घर में जाते हो, अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हो, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और आजकल की जनरेशन है ना, एक ऐसी जनरेशन पैदा हो रही है ना, जो एकदम से हाइपर है। अब सोच के देखो, जो छोटा बच्चा है ना, थोड़ा चंचल तो होता ही है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसके अंदर होती है। लेकिन एक कंडीशन अलग होती है, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती, आपको भी पसंद नहीं आएगी। आपको बच्चों की चंचलता पसंद आएगी, लेकिन जो एक हाइपर एक्टिविटी जो होती है ना, अजीब सा व्यवहार उनका, कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस ऑटिज्म के दायरे में घिरते चले आ रहे हैं। अब कहानी क्या है, कंडीशन क्या है, क्या चीजें उसको हम देखेंगे। जैसे आप अपने आसपास देखो ना, आपको ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, जो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कि शारीरिक रूप से ना बहुत उनका जो शारीरिक विकास है वो तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि डेवलप नहीं हो पाई है। और पहले ये जो कंडीशन थी ना, पहले जो इस तरह के जो बच्चों की जो कंडीशन थी ना, ये क्या था। पहले अगर एक किसी सिटी में, किसी गांव में अगर एक आदमी नजर आ गया तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज आप देखोगे ना, तो ये जगह जगह, हर सिटी, हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में आपको अपने आसपास के घर के आसपास एक आध परिवार ऐसा मिल ही जाएगा, जहां पर इस तरह के जो बच्चे जो है ना, वो ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। यानी कि शारीरिक विकास तो ठीक है, मेंटल विकास उनका कहीं ना कहीं रुक गया है ना। जैसे एक हम एक अगर दूसरी भाषा में कहें, तो मानसिक विकलांगता वाली श्रेणी, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से ज्यादा अ, इस तरह के केसेस आते आ रहे हैं। उसको थोड़ा सा लेते हम समझते हैं। जब शुरू में 1-2 साल, जब बच्चा 3 साल का होता है ना, तो वहां पर क्या होता है ना, कि उसके उसकी जो एक्टिविटी है ना, उस एक्टिविटी को हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि 2 साल 3 साल तक कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। वो 2-3 साल जैसे जैसे उसकी एज होती रहती है, तब जाकर के ना उसकी कुछ एक्टिविटी में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ व्यवहार में चेंज आता है उसका। उसकी एक्टिविटी एक सामान्य बच्चों की एक्टिविटी के तरह हमें नजर नहीं आती है। फिर वहां पर कहीं ना कहीं चिंता होना शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है ना, उसका व्यवहार सामान्य बच्चों के व्यवहार की तरह नहीं हो पाता है।
कारण क्या है, ये इतनी ज्यादा चीजें क्यों आती चली आ रही हैं, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी जबरदस्त चीज हमारे हाथ में लगी है उसके बारे में बात करेंगे। एक जो रिसर्च है ना, उस रिसर्च में एक चीज और बोली गई थी, एक चीज जबरदस्त चीज दिखाई गई थी वहां पे, कि जो ओमेगा 3 है ना, ओमेगा 3 कौन से रूप का, मार्केट में ओमेगा 3 आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना, जम के भरा पड़ा है, लेकिन कौन से रूप का, डीएचए के रूप का। साफ साफ वो रिसर्च ये कहती है कि अगर डीएचए के रूप का जो ओमेगा 3 है ना, ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अब क्या लिख रहा है यहाँ पे, जो जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, लास्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में जब बच्चे के ऑर्गन बन चुके होते हैं तो उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है कुछ और वहां पर, उनका जो है एक हायर लेवल पे जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ना सबसे ज्यादा बच्चे का जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उसके जो आंखें होती हैं, है ना, उन सब को बनने के लिए क्या चाहिए होता है, डीएचए चाहिए होता है, भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, जबरदस्त मात्रा में चाहिए होता है ना। अगर उस टाइम पे ढंग की मात्रा में उसको ओमेगा 3 ना मिले, डीएचए के रूप में, डीएचए के रूप वाला ओमेगा 3 ना मिले, तो शायद उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसकी आंखों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब आपने ये भी अक्सर देखा होगा, इसको जरा थोड़ा सा हम एक ना, एक दूसरी चीज से रिलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, जब कोई कोई लेडीज होती है, तो अक्सर देखा होगा उसके ना, उसको चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है ना, उसकी आंखें अंदर को धंसना शुरू हो जाती हैं। ये अक्सर आपने नोट किया होगा, आपने क्यों नोट किया होगा, क्यों, क्योंकि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, उसको उस टाइम पे डीएचए चाहिए होता है, ब्रेन बनाने में, आंखों को बनाने में। कहाँ से लेगा वो लेगा कहीं ना कहीं अपनी मदर, मदर के जरिए लेता है वो। और नहीं मिला तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो मदर के आंखों से, ब्रेन से वहां पर जो एक्यूमुलेट होता है डीएचए, जो उसको चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं वहां से स्टोरेज को वहां पर खाली करता रहता है वो। तो फिर क्या होता है, वहां पर उस लेडीज में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, और उनकी आंखें अंदर धंसती चली जाती हैं, ऐसे वहां पर सिम्टम साफ नजर आते हैं। वो कारण क्या है, वो एक सिम्टम है वहां पर, वो एक इंडिकेशन है कि उस समय बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए ही चाहिए, बहुत क्रूशियल है वो लास्ट के 3 महीने। और उस टाइम पे अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। आपका शरीर तो विकसित हो गया, शरीर तो ठीक है, वो तो सब कुछ सारे ऑर्गन नॉर्मल हैं, लेकिन ब्रेन विकसित नहीं हो पाया, जो पूरे, जो एक पूरा कमांड सेंटर है, जो उसकी जो न्यूरॉन्स है ना, वो न्यूरॉन्स विकसित नहीं हो पाए। अब वो न्यूरॉन्स वो क्या है, वो पूरा आपका ना एक तरह से पेन ड्राइव है आपका, डाटा सेंटर है, पूरी लाइफ का डाटा सेंटर है। आपकी जो शरीर की कोशिकाएं है ना, हम क्या, हमारी स्किन की कोशिकाएं क्या होती है, 28 दिन में हमारे पास नई स्किन होती है। हमारा लिवर 180 दिन में एकदम से नया होता है ना। तो मतलब ब्लड हमारा क्या होता है, 120 दिन में हमारे पास में पूरा एक नया ब्लड होता है। अलग अलग ऑर्गन की जो कोशिकाएं होती है, उसकी लाइफ अलग अलग होती है। उसी तरह से जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो न्यूरॉन्स क्या है, वो हमारा पेन ड्राइव है, पूरा डाटा सेंटर है वो। तो उसमें से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सालों बाद चेंज हो जाते हैं, सालों बाद उसकी जगह पर न्यूरॉन्स, नए न्यूरॉन्स बन जाते हैं। लेकिन जो एक डाटा सेंटर वाले न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें आपकी पूरी लाइफ का डाटा जो है स्टोरेज होकर रहता है, आप कभी छोटे होते हो ना, तो आपको लाइफ टाइम, बुजुर्ग होने तक भी, 80 साल होने तक भी वो बात याद रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो कभी लाइफ टाइम कभी चेंज नहीं होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो ये इसकी पावर है, वो नहीं बन पा रहा है उसके अंदर। अगर आपने उसको, अब उसको क्या करोगे आप, अब क्या करोगे वहां पे, उसको ना उसकी खुराक देनी पड़ेगी, ताकि वो आपका डाटा सेंटर एक ढंग की मात्रा में बन सके, विकसित हो सके उस टाइम पे। यार नहीं करोगे तो क्या होगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब डेवलप नहीं हो पाएगा, न्यूरॉन्स डेवलप नहीं हो पाए, आपस में उनकी कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाई, फिर क्या होगा, वो कहीं ना किसी कमांड सेंटर को डिस्टर्ब करेगा वो। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, हमारी जो क्या है, पांचों इंद्रियां हैं, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं, है ना।
टच करके, देख करके, स्मेल करके, सुन करके, टेस्ट करके। यही तो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, जिससे हम पूरे पर्यावरण को, पूरे आसपास के हम सब चीजों को, आप ये सारी क्या है, ये सेंसेस हैं जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है, तो ब्रेन उससे जो है उन चीजों को डिटेक्ट करता है। ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग कब होगा? आपका जब ब्रेन को उसके लायक डाइट मिली हुई होगी, लगातार मिलती रही होगी, है ना। क्योंकि हमारे ब्रेन के ना अलग अलग पार्ट अलग अलग कमांड सेंटर को कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन को वहां पर आपस में, आप जो भी चीज देखते हो वो ब्रेन तक जाता है, और माइक्रो सेकंड में ना वो इंफॉर्मेशन इधर से उधर होती है, उस पर रिएक्शन भी देना होता है वहां पे, तो माइक्रो सेकंड में काम चलता है ये। स्पीड उतनी ज्यादा होनी चाहिए वहां पे, न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है ना, उतनी ज्यादा होनी चाहिए। वो कब होगा? जब आप एक हेल्दी न्यूरॉन्स अपने ब्रेन में बना पाएंगे। वो कब होगा? जब आप उसके लायक उसको एक अच्छी डाइट दे पाओगे, है ना। और नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और जब डिस्टर्ब होगा तो जो सा ब्रेन का पार्ट ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा, उससे रिलेटेड एक्टिविटी में कहीं ना कहीं जो मेंटल डिस्टरबेंस के रूप में वो एक्टिविटी हमारे सामने आती है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये कंडीशन धीरे धीरे करके डेवलप होकर क्या होती है, कहीं ना कहीं एक एक ऑटिज्म वाली जो कंडीशन होती है ना, उसकी तरफ लेके चली जाती है। अब जैसे क्या होता है, अब ब्रेन को क्या चाहिए? ब्रेन को ना सब चीज चाहिए। हम क्या कहते हैं, आपको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ चीज उसको ना ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, शरीर के हर ऑर्गन को चाहिए ये सारा न्यूट्रिशन, लेकिन कुछ खास न्यूट्रिशन है जो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्या है उसका न्यूट्रिशन? डीएचए, ओमेगा 3, है ना। जैसे आपके ना बालों को अगर ज्यादा मात्रा में अच्छी हेल्दी वे में डेवलप होना है तो क्या चाहिए उसको? कैरेटीन चाहिए। कैरेटीन नहीं मिलेगा तो आपके बाल और आपके नाखून जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज होते चले जाएंगे, खराब होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरेटीन एक ऐसा प्रोटीन है ना, वो क्या करता है, वो क्या उसकी उसकी वजह से क्या होता है वहां पर, अब आप काटोगे तो खून भी नहीं आएगा, दर्द भी नहीं होगा, लेकिन डेली बेसिस पे वो बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहां पर ना उसको एक अलग तरह का प्रोटीन चाहिए जिसे कहते हैं कैरेटीन। उसी तरह से हमारी जो हड्डियां है ना, सारा मिनरल्स चाहिए उसको, लेकिन कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो हमारे जो हर ऑर्गन है ना, उसको कुछ स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक मात्रा में और ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो सेम उसी तरह से जो हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी कोशिकाओं को सब कुछ चाहिए, लेकिन जो ओमेगा 3 है किस रूप का? डीएचए के रूप का सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्योंकि हमारी ब्रेन सेल जो है, 60% हमारा जो ब्रेन है ना, वो किससे बना हुआ है? वो डीएचए से बना हुआ है, ईपीए से बना हुआ है। तो मैं ये बातें बस खाली ऐसे ही ऊपरी तौर पे नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी प्रोडक्ट की कुछ को मैं एक प्रोडक्ट को आगे करने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये सारी रिसर्च है, आप देख सकते हो वहां पे, आप सारा कुछ नेट पे पड़ा हुआ है। बस उन्हीं सारी जानकारी को एक अच्छे वे में कलेक्ट करके मैं आपको यही सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो हमारी जो ब्रेन सेल्स है ना, वो क्या है? 60% ब्रेन किसका बना हुआ है? डीएचए का बना हुआ है। चाहिए ही चाहिए, वो गुड फैट उसको चाहिए ही चाहिए। और नहीं दोगे तो कंडीशन सामने आ ही रही है ना, कहीं ना कहीं ऑटिज्म के रूप में सामने आ रही है। और आज के टाइम पे ना ऐसे बच्चे हर गली, हर कॉलोनी में, हर गांव क्षेत्र में आपको ऐसे बच्चे ज्यादा आपको दिखेंगे जो जन्म जन्म ले रहे हैं, इस तरह के बच्चे। क्यों? उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको जो बचपन से ही डाइट नहीं मिल पा रही है। जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था ना, तभी वो डाइट नहीं मिल पा रही थी उनको। और जब इस तरह के बच्चे जब साइन एंड सिम्टम दिखाते हैं ना, तो क्या होते हैं, उनके जितने भी लक्षण होते हैं ना, वो सामान्य बच्चे से साफ अलग होते हैं, आप उनको देख के पहचान सकते हो। और एक मजेदार बात क्या है ना, कि आप सिर्फ उन बच्चों को बात करके ही नहीं, बल्कि खाली उनकी आंखों में देख करके भी ना आप बिल्कुल पहचान सकते हो कि कुछ ना कुछ तो अलग है। क्योंकि हमारी आंखें किससे बनी हुई है? आंखों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? डीजे चाहिए। ब्रेन को क्या? डीजे चाहिए। तो जिसके मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा ना, उसकी आंखें भी देखो एक अलग तरह से व्यवहार करती हैं, एक अलग लेवल में। उनका जो आंखों का और ब्रेन का जो एक व्यवहार होगा ना, वो आपको एक अलग वे में नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? अभी होता क्या है, ये एक नॉर्मल ब्रेन है। नॉर्मल ब्रेन है तो सारे जो सेंसेस है ना, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन करके एक प्रॉपर चैनल से किसी भी चीज के प्रति आपका जो रिफ्लेक्शन है उसको वहां पर प्रोवाइड करते हैं वहां पे, ताकि आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ पाओ। लेकिन जो एक ऑटिज्म वाला ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो जा रही है ना, जो आपके पांचों सेंस हैं उससे इंफॉर्मेशन तो ब्रेन में जा रही है, लेकिन चूंकि ब्रेन की सेल्स डेवलप हुई नहीं है, ढंग की मात्रा में बन नहीं पाई है, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बस वहीं घूमती रहती है, वहीं घूमती रहती है वो।
उसको ब्रेन ना ढंग से एनालाइज नहीं कर पाता है वहां पे, वो कनेक्ट नहीं कर पाता है वो। तो जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटिस्टिक ब्रेन। इंफॉर्मेशन जा रही है लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है वो। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल बच्चा होता है ना, आप उस पर कोई भी रेस्पॉन्स दो, वो फटाक से वहां पर रिफ्लेक्स देता है। लेकिन ऐसा जो बच्चा जो कहीं ना कहीं इस चीज से डेवलप, इस चीज से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो चुका है ना, आप उसको थोड़ा सा किसी चीज में रेस्पॉन्स देते हो ना, वो जल्दी रेस्पॉन्स नहीं देता है ना। उसका जो एक पढ़ाई का जो पैटर्न है, वो सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत डिफरेंस होगा, है ना, बहुत अलग तरीके से होगा उसका। किसी भी चीज को सोचने का, समझने का, बोलने का तरीका जो है ना उसका, एक डिफरेंट टाइप का ही होगा। अभी अभी एक चीज और भी देखा होगा आपने, जैसे एक अपना माइंड गट कनेक्शन, है ना। हम हमारा जो ब्रेन है ना वो माइक्रो सेकंड में काम करता है। माइक्रो सेकंड भी बहुत बड़ी बात हो गई है। जैसे कभी अचानक से आपके सामने, आप कभी रोड पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो तो क्या हो गया, आप अचानक से कभी कोई बड़ा वाहन आया और आपके एकदम से पास से गुजरा ना, और आपको दिखाई दे रहा है, तो विद इन सेकेंड आपका ब्रेन काम नहीं करता है, आपका वहां पर गट काम करता है। और एक इस पे कभी आप बुक देखोगे ना, एक ब्रेन गट कनेक्शन, कभी उस बुक को अगर मौका मिले तो पढ़ना। उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो पेट है ना, वो सेकंड ब्रेन है वो। और जो रिसर्च ये कहती है कि एक वहां पर एक ऐसे न्यूरॉन्स की वहां पर एक खोज भी है, जो सीधे हमारे पेट से ब्रेन तक जुड़ा हुआ है। यानी कि एकदम से कभी अचानक से ऐसी हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जब कभी हमारे सामने आती है ना, तो सबसे पहला जो हमें डर कहाँ महसूस होता है, नाभि के आसपास महसूस होता है वो। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है और आपको वहां पर बचा के ले जाता है। आपकी जो एक्टिविटी होती है ना, आप सोचते नहीं हो कि मुझे यहाँ पर कहाँ बचना है, क्या करना है, बस विद इन माइक्रो सेकेंड आप उस पर रिफ्लेक्ट भी कर जाते हो। लेकिन आजकल ना यही जो चीजें डिस्टर्ब हो रखी हैं, क्यों? क्योंकि आपने एक तो प्रोबायोटिक, जो आपके गट की जो फीलिंग को अच्छा करता है, वो प्रोबायोटिक आप दे नहीं रहे हो। प्रोबायोटिक पेट में जा नहीं रहा है, गुड बैक्टीरिया बन नहीं रहा है, तो वो ब्रेन गट फीलिंग, एक तो वैसे कनेक्शन टूटा हुआ है आपका, है ना। दूसरी चीज क्या है, आप ब्रेन को जो प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है ना। और अगर ऐसे टाइम पे है, तो ऐसे टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सर्कुलेट करती रहती है। तो ये साफ साफ वहां पर नजर आ रहा है, शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ऐसे केसेस में वहां पर क्या होता है ना, कि हमारे जो ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो एक जो न्यूरॉन्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको ट्रांसमिट होने में ना एक चीज और लगती है, जैसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया, सारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक सीरीज में इंफॉर्मेशन को लगातार लेके चले जाते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। उनके बीच में कुछ गैप है। एक न्यूरॉन्स का एंड यहाँ पर जो है, एंड सिरा दूसरे न्यूरॉन्स के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बीच में गैप है। वहां पर कुछ न्यूरो होते हैं। वो न्यूरो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, सिग्नल जो है वहां पर, ताकि दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंच सके। तो वहां पर क्या करता है ना, ये ओमेगा 3 क्या करता है, एक सबसे अच्छे न्यूरो का भी काम करता है। जितना ज्यादा अच्छा न्यूरो होगा, उतनी ही तेजी से इंफॉर्मेशन आगे तक सर्कुलेट होगी। तो एक सबसे अच्छे एक न्यूरो का भी काम करता है। तो कभी कभी जब इस तरह की कंडीशन आती है ना, आप कभी इस तरह के जब बच्चे कभी कंडीशन में अगर आते हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा उनको देना शुरू कर दीजिए वहां पे। तो क्या होता है, 1 वीक में, 2 वीक में, 4 वीक में, 5 वीक में, है ना, 1 महीने में, 2 महीने के अंदर जब लगातार आप उसको देते रहेंगे ना, तो फिर क्या होगा, उसकी जितनी भी हाइपर एक्टिविटी है ना, वो हाइपर एक्टिविटी आप देखेंगे कि धीरे 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 करके रिड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है रिड्यूस? क्या इसने क्या कर दिया, आर्किटेक्ट ने क्या कर दिया? कोई दवाई तो है नहीं, इलाज तो इसने कुछ किया नहीं, फिर ये एक्टिविटी अचानक से ऐसे कैसे वहां पर सॉल्व आउट होती चली जा रही है? वो इसलिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का जो बड़ा हो रहा है ना, वो उसकी एज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे क्या होता है वहां पे, उसका ब्रेन का विकास भी हो रहा है। और उस टाइम पे अगर आप एक ब्रेन की डाइट को भरपूर मात्रा में देना शुरू कर देते हो ना, तो आपने देखा होगा कि वो बच्चा जो है ना, धीरे धीरे करके वहां पर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं वहां पे। और हर चीज यही इंडिकेट करती है कि वहां पर हमें क्या देना होगा, एक अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, एक प्रॉपर तरीके से डाइट देनी पड़ेगी। तो अब बात यहाँ पर आती है ना, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये जो है ना, हम अभी ठीक है, हम क्यों खाएं इसको? आप इसलिए खाओ क्योंकि आपका जो पेन ड्राइव है ना, आपका जो ब्रेन में नेचुरल पेन ड्राइव है, वो क्या है, वो न्यूरॉन्स ही है ना। वो डैमेज होने से, वो लगातार डिग्रेड हो रहा है, उससे रुके।
आपकी जो न्यूरो है वो ज्यादा अच्छा काम कर सके वहां पे। इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से बड़ी तेजी से जा सके, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे जरूरत है ना। वो बच्चा जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है, उसको भी चाहिए, मदर के जरिए चाहिए, ताकि उसका ब्रेन का विकास हो सके, इस कंडीशन में वो ना फंस सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में आप क्या दे सकते हो उनको, ओमेगा 3 दे सकते हो। वहां पर सबसे जबरदस्त सप्लीमेंट है ये। आप भले ही वहां पर उसके लिए खा रहे हो, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ तक काम करता चला जा रहा है ये आपका। अभी इतना अच्छा क्यों कहा जाता है ओमेगा 3 को? ओमेगा 3 को एक चीज और भी है। ओमेगा 3 क्या करता है ना, हमारी नसों को डायलेट करता है। वो सिर्फ हमारे, अच्छा एक चीज और भी है, वो सिर्फ हमारे ब्रेन की डाइट ही नहीं है, बल्कि हमारे जो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड का लगातार जो सर्कुलेशन होता रहता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक बेस पॉइंट है ये। अब क्यों बेस पॉइंट है ये, है ना, ब्रेन के अलावा भी क्यों बेस पॉइंट है ये? क्योंकि ओमेगा 3 की खासियत होती है ना, हमारी नसों को थोड़ा सा डायलेट करना, चौड़ा करना। क्यों चौड़ा करना? ताकि ज्यादा ब्लड आ सके, ज्यादा वहां पर जो है न्यूट्रिशन जा सके, ज्यादा ऑक्सीजन जा सके हर एक कोशिका तक। और ओमेगा 6 क्या होता है? ओमेगा 6 उसकी डाइट वो क्या होता है, वो आप जैसे तेल से खा रहे हो, घी से खा रहे हो, बहुत सारी सब्जियों से आप खा रहे हो, तो आज क्या कर रहे हो ना, आप ओमेगा 6 ज्यादा ले रहे हो। ओमेगा 6 का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो नसें डायलेट ज्यादा मात्रा में हो चुकी है ना, उसको उसको एकदम से सिकोड़ के रखना, है ना, ताकि वो ज्यादा उसका फैलाव ना हो, उसको सिकोड़ के रखना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन जबरदस्त काम करता है, यानी कि एक डायलेट करता है और दूसरा कहीं पर अगर ज्यादा हो चुका है तो उसको वहां पर सिकुड़ने काम करता है। दूसरा, ओमेगा 6 क्या होता है कि जब आप खाते हो ना, तो ओमेगा 6 हमारे चारों तरफ में एक चर्बी की लेयर को बनाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ना पेट बाहर निकला होता है, चर्बी बाहर निकली होती है हाथ पे, पैर पे, कमर पे। वो क्या होता है? ओमेगा 6 क्या करता है? एक इंसुलेशन का काम करता है वहां पे वो। लेकिन हमें क्या है ना, ये हमें चाहिए कम मात्रा में। पहले के टाइम पे ना, हमको ओमेगा 3 ज्यादा मात्रा में मिलता था अपने भोजन के माध्यम से, ओमेगा 6 कम मात्रा में मिलता था। तो एक बैलेंस था उसका। आज वो बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ा गया है। ओमेगा 3 नाम मात्र का मिल रहा है, और ओमेगा 6 जो हमें छोटी मात्रा में चाहिए था ना, वो भरपूर मात्रा में हम उसको ले रहे हैं डाइट के माध्यम से। तो जो सारा सिस्टम है ना, वो गड़बड़ा गया है। इसीलिए ओमेगा 6 को जो है ना, एक बैड फैट का नाम भी दिया हुआ है। ठीक, अभी कहाँ से ज्यादा मिल रहा है? बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा ना खान पान एकदम बढ़िया है, हम बाहर का भी नहीं खाते, होटल का भी नहीं खाते, हम फास्ट फूड नहीं खाते, हम कुछ भी नहीं खाते बाहर की चीज है, आइटम सेटम कोई चीज नहीं खाते हैं, है ना, एकदम शुद्ध सात्विक आदमी आदमी है। फिर भी पता नहीं क्यों ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी पता नहीं ये चीजें क्यों होती चली आ रही हैं। एक रीजन है, देखो क्या है ना वहां पे, आप घर में तो खाना खा ही रहे हो तीनों टाइम, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना तेल के सब्जी बना रहे हो, बिना तेल के खाना बना रहे हो। तो जो मार्केट से जो तेल है ना, पहले क्या था, पहले जो हम एक जैसे कहते हैं ना कच्ची घानी का तेल, जैसे कहते हैं कि बस लाया तेल, उसको नेचुरल तरीके से पिरोया, तो उस तेल में क्या होता था, तेल तो प्योर था वो। लेकिन उसके अंदर गंदगी इतनी होती थी ना, कि अगर आप डिब्बे में रखोगे तो डिब्बे में नीचे तली में पूरा एक लेयर, है ना, 1 mm 2 mm 3 mm तक की पूरी एक लेयर जो है ना, गंदगी से तैरती थी, और तेल दिखने में बड़ा गंदा लगता था। लेकिन सबसे शुद्ध था वो, सबसे अच्छा था, हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा था वो। लेकिन आज जो है ना, आधुनिकता की दौड़ में, और हर चीज हमको बहुत अच्छी चाहिए, दिखने में बहुत अच्छी चाहिए, खाने में चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बस दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो बस खाली उसी दिखावट वाली चीज ने क्या करा ना, एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करा। और वो मार्केट क्या करा कि उसको, उस तेल को रिफाइन करना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। और उसको इतना ज्यादा रिफाइंड के रूप में कन्वर्ट किया उन्होंने, उस तेल को इतना ज्यादा प्रोसेस करा, इतना ज्यादा प्रोसेस करा, बहुत सारे केमिकल डाल के, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो उस केमिकल डाल करके उसको इतना प्योर कर दिया ना, कि आज आप तेल की शीशी लेके आ जाओ, और अगर लास्ट बूंद भी अगर उसमें से टपक रही है ना, उसमें गंदगी नहीं मिल सकती आपको। बोतल में एक पार्टिकल आपको गंदा नहीं मिलेगा, एक बचा खुचा पार्टिकल बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको उस तेल में, है ना। इतना शुद्ध कर दिया है। लेकिन उस हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस ने क्या कर दिया ना, इस पूरे सिस्टम को एक ट्रांस फैट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और ट्रांस फैट क्या है ना, ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए ना सबसे हानिकारक चीज है। हमको 0% भी ट्रांस फैट नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट में ट्रांस फैट का बहुत उपयोग होता है, खाने पीने की चीजों में, पैक्ड फूड में तो होता ही होता है। क्यों होता है? उसके कई कारण है। एक तो ट्रांस फैट से ना, जो पैक्ड फूड होता है ना, उसकी जो सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है।
उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है ना, उसमें बहुत जल्दी डिग्रेडेशन नहीं होता है। दूसरा, वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा बड़ा बड़ा क्रंची बनेगा, बड़ा क्रंची। आप कभी मार्केट से वो लेके आओ, नमकीन लेके आओ, देखो कितना क्रंची क्रंची सा लगता है। आप वही चीज घर में बनाओ, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, वो टेस्टी नहीं आ पाएगा आपने, है ना। तो जो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो धीरे धीरे करके हमारे ब्लड में इकट्ठा हो रहा है, नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। और कभी आप जब पैक्ड फूड कुछ भी आप लेके आते हो, उस पैक्ड फूड में आप देखो, जहां पर उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे होते हैं ना, उसमें आप देखो उसमें क्या लिखा रहता है, ट्रांस फैट 2 ग्राम, है ना, ट्रांस फैट 2.5 ग्राम, ट्रांस फैट। अब यहाँ पर कुछ लोग जो ना थोड़ा सा चालाकी कर देते हैं, जिनको पता है कि ऑडियंस कहीं ना कहीं, जो पब्लिक कहीं ना कहीं जो है ना, वो समझदार होती चली आ रही है, तो उन्होंने क्या करा, ट्रांस फैट यहाँ पर क्या दिखा दिया, 0 ग्राम है। लेकिन नीचे जाकर देखोगे ना, नीचे क्या लिखा रखा है, पार्सली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल आयल। हाइड्रोजनेशन, जिस चीज का हाइड्रोजनेशन हो गया, उसमें ट्रांस फैट तो होगा ही होगा। तो यहां पर तुमने क्या दिखा दिया, दिखाने के लिए कि ट्रांसफैट 0 है, लेकिन नीचे क्या दिखा दिया, हाइड्रोजनेशन हो गया उसका। अब जिसको हाइड्रोजनेशन पता है वो समझ जा रहा है, लेकिन जो खाली ट्रांसफैट पे अटका पड़ा है, वो इसी को देख कर खुश हो रहा है कि हाँ जी इसमें तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें देखना पड़ेगा हर एक चीज पे। और अभी जब कभी इन चीजों को लोगों को बताओ ना, तो कहते हैं अरे सर, इस पैकेट में ना केवल 2 ही ग्राम तो है ट्रांसफैट, इतना 60-70 किलो का शरीर है, उसमें 2 ग्राम क्या करेगा, है ना। सोचने की बात है, हमको चाहिए ही नहीं ट्रांसफैट, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है। अभी क्या होता है, 2 ग्राम से आप सोचो, आप जब टैबलेट लेके आते हो ना, छोटी टैबलेट 10 mg की, वो ग्राम में नहीं होती है टैबलेट, वो जो आप सुबह शाम टैबलेट के रूप में, दर्द हुआ तो खा लिया, एलर्जी हुई तो खा लिया, वो टैबलेट ग्राम में नहीं होती है, वो कितने में होती है, mg में होती है। 5 mg की टैबलेट, 10 mg की टैबलेट, 100 mg की टैबलेट। और वो 5, 10, 100 mg की टैबलेट आपके 70-80 किलो के शरीर को पूरा हिला के रख देती है। आप सोच के देखो, आप 2 डोज नहीं खा सकते एक साथ, एक सुबह खानी है एक शाम को खानी है। लंबे समय तक खा लो तो पूरा सिस्टम हिला के रख देता है वो। लंबे समय तक छोड़ो, अगर एक बार भी खा लिया ना आपने, आपके पूरे सिस्टम को हिला के रख देता है। कौन सी टैबलेट जो सिर्फ mg में जा रही है, और यहाँ तो आप किस में खा रहे हो, यहाँ पर आप ग्राम में खा रहे हो, है ना। आप सोच के देखो कि यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि क्वांटिटी कितनी कम है, बात यह है कि वो आपके शरीर पर प्रभाव कितना डाल रही है। और जितना भी ज्यादा वहां से आ रहा है ना, वो सारा ट्रांसफैट क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके चिपक रहा है, आपके जो नसों में, आपके कोलेस्ट्रॉल के रूप में चिपक रहा है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को वहां पर डिस्टर्ब कर रहा है। और ये तो वो था कि जो आप कहीं ना कहीं तेल के रूप में घर में 24 घंटे आप कहीं ना कहीं खा रहे हो, पता नहीं है हमको, जानकारी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको बूस्टअप कौन कर रहा है, इसको बूस्टअप कर रहा है हमारा फास्ट फूड। आज आप चले जाओ मार्केट में, किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां अगर आपको फास्ट फूड ना मिले, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं आए ही नहीं है। मार्केट में गए, कुछ नहीं खाया, ट्रांसफैट नहीं खाया, फास्ट फूड नहीं खाया, लगता है कुछ पार्टी हुई नहीं है ना। आप कोल्ड ड्रिंक के रूप में, आप आइसक्रीम के रूप में, आप चॉकलेट के रूप में, आप बर्थडे केक के रूप में, आप पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, जितनी भी एक आज की मॉडर्न लाइफ है ना, इसके रूप में क्या कर रहे हो, आप जम के ट्रांसफैट खा रहे हो। आप जो नमकीन खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, पैक्ड फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जो चीज पैक्ड है, सब में ट्रांसफैट है वहां पे। अब सोच के देखो कि जो बच्चे बचपन से ही खा रहे हैं ना, बिस्कुट, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये जम के खा रहे हैं, इस पे डिपेंड हो चुके हैं। आप उनके अंदर की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी हालत सोच के देख लो कि कितनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है वहां पे, कितनी ज्यादा। वो कब तक लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे, है ना। जो बीमारी उनको जो है 60 साल बाद शुरू होनी थी, अब आप अंदाज लगा लो इन सब चीजों से कि कब शुरू होगी। और यही वजह है कि आज ये घटनाएं जो है ना, वो बहुत तेजी से हमारे आसपास में हमको दिखाई देती शुरू हो जाती है। जो जो कहीं ना कहीं एक ब्लड प्रेशर की समस्या है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमको आराम से दिखाई दी जाएंगी। और तब कहा जाता है कि आप इन सब चीजों से नहीं बच सकते, मॉडर्न लाइफ हो गई है, वो कहीं ना कहीं आप इसको जाने अनजाने में आप दोगे ही दोगे, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन कुछ तो ऐसा दो कि जो आपके शरीर को बैलेंस कर सके, जो आपके शरीर को इन सब चीजों से बचा के रख सके, एक एक शील्ड का काम कर सके। हाँ, हो सकता है आप बहुत लंबे समय तक उसको ना बचा सको, लेकिन जब तक है तब तक तो बचाओ उसको। जो अंदर जा रहा है गंदगी,
क्योंकि ओमेगा थ्री क्या करेगा, ओमेगा थ्री उसको कैचअप करके जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, उसको कैचअप करके लगातार रिमूव करता रहता है, लगातार रिमूव करता रहता है। आप इतना गलत चीज अपने शरीर को दे रहे हो, कुछ अच्छा भी दो, ताकि शरीर उसको ना रिमूव करता रहे, उसको निकालता रहे, उसको बैलेंस में लाता रहे। और जब ओमेगा थ्री की बात आती है ना, तो लोग जो है ना थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। मार्केट में बहुत चीजें मिलेंगी आपको जो आपके पॉकेट में आराम से आ जाएंगी एक सस्ते के चक्कर में। लेकिन मैं कहता हूँ ना, आप प्रोडक्ट जो छोड़ो, अगर आप जो है ना केवल जो रॉ मटेरियल का अगर सोर्स है ना, उसी से कंपैरिजन कर दोगे, तो आपको आर्कटिक सी का मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई विकल्प नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा है? देखो ऐसा होता है ना, आर्कटिक जैसे हमारा पूरा जो विश्व है ना वो 5 महासागरों में है। और जो सबसे ठंडा महासागर है ना वो कौन सा है? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक समुद्र। जहां बर्फ के पहाड़ है, पूरा एकदम से कोल्ड है वहां पे, चारों तरफ से मोटी मोटी बर्फ की परतें वहां पे जमी हुई हैं। वहां पर जो एक गहराई में जो रहने वाली जो एक मछली होती है ना, सैल्मन फिश, सबसे हाई क्वालिटी का उसका क्या होता है? हाई क्वालिटी का उसके अंदर डीएचए होता है, सैल्मन फिश से जो मिलता है। तो ऐसा समुद्र जहां प्रदूषण रहित है। अब सोच के देखो, ऐसे वातावरण में जो फिश अपने आप को जिंदा रखी हुई है, उसके जो उसके अंदर जो हार्मोन्स होंगे ना, कितनी सुपर क्वालिटी के होंगे। आम तालाब की बात नहीं कर रहा हूं। आप डीएचए लेने जाओगे तो आपको तालाब की मछली में भी डीएचए मिल जाएगा, आपको नदी की मछली में भी डीएचए मिल जाएगा, है ना। लेकिन जो लोग तालाब की और नदी की मछली खाते हैं ना, उनको पता है, वहां पे उनको टेस्ट से मालूम चल जाता है कि कौन से तालाब की मछली है और कौन से नदी की मछली है। कारण क्या है? कारण है उनका एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट में पैदा हुई है वो। आप एक बहते पानी की, शुद्ध से बहते पानी की मछली कभी खाओ आप, उसको उसको बना के खाओ आप, क्या आप देखोगे उसका स्वाद कुछ अलग ही नजर आएगा आपको। वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि उसका जो एनवायरमेंट है उसको कैसा मिला है ना। उसी तरह से ऐसी जगह में रहने वाली जो सैल्मन फिश है ना, उसके अंदर सोचो कितनी सुपर क्वालिटी का डीएचए होगा। तो मैं कह रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट का नाम है ना वो आर्किटिक सी के नाम पे रखा गया है वहां पे। और मैं तो कहता हूं कि आप आर्किटिक सी के ना जितनी भी चीजें हैं, क्या उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या उसका लैब में कैसे तैयार किया गया है, क्या इसके अंदर क्वालिटी है, उसको छोड़ो। अगर आप सिर्फ रॉ मेटेरियल पे भी आ जाओ ना, मार्केट में कहीं विकल्प नहीं मिलेगा आपको इसका, इस क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का, है ना। क्योंकि रॉ मटेरियल जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा, फाइनल प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। आप जब मकान बनाते हो तो क्या देखते हो? रॉ मटेरियल देखते हो। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो बिल्डिंग शानदार बनेगी। रॉ मटेरियल घटिया लगाओगे ना, वो भी बिल्डिंग घटिया बनेगी। तो मेन बात ये है ना कि सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं होना है कि हमको डीएचए मिल रहा है। बात यह है कि रॉ मटेरियल कितना उत्तम है। और आपका जो शरीर है ना, उसको इससे मतलब नहीं है कि वो डीएचए वाला है कि एलए वाला है। उसको मतलब है कि डीएचए वाला है तो क्वालिटी क्या है उसकी। आपकी जो न्यूरॉन्स है, आपकी जो सेल्स है ना, उसको क्वालिटी से मतलब है, जो उसके लायक उसको चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप कभी भी जब ओमेगा थ्री को सर्च करो ना, तो मार्केट के उस सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, आप हो सकता है आप लेके आ जाओ, अपने आप को धोखा दे दो, लेकिन आपकी जो कोशिकाएं हैं ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उनको चाहिए क्वालिटी। तो एक तो बात क्या हो गई, हमारे न्यूरॉन्स को चाहिए डीएचए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए चाहिए डीएचए, उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए डीएचए, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए डीएचए, जो ट्रांसफैट हम जार ले रहे हैं लगातार खाने के माध्यम से, उस ट्रांसफैट को निकालने के लिए चाहिए डीएचए, उसको बाइंड अप करके लगातार मास्क करके वहां से निकालता रहता है शरीर से वो, है ना। इसलिए जरूरी है, डेली बेसिस पे जरूरी है। और उसके साथ साथ एक कंडीशन और भी आती है। देखो ऐसा क्या होता है ना, हमारा एक फैटी लिवर, बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, आपने आजकल सुनी होगी वो। बेसिकली क्या है, देखो ये जो चीजें है ना, ये कोई दवाई नहीं है और कोई इलाज नहीं करता है, लेकिन कुछ बेस, अगर आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आ गई ना, तो आप बहुत हद तक इन सब चीजों से आप बच सकते हो। अभी क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, तो शरीर की टेंडेंसी होती है, जैसे ही ब्लड में चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल चाहिए चाहिए, आप उसको जीरो नहीं कर सकते। आप जीरो करोगे तो हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, वो उसी कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदेह है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपके शरीर को टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फीवर आ गया है। और वो फीवर खतरनाक है ना। तो हमारे शरीर में टेम्परेचर चाहिए लेकिन लिमिट में, उसी तरह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल चाहिए लेकिन लिमिट में।
तो जैसे ही वो लिमिट से ऊपर क्रॉस करता है तो हमारा शरीर उसको कहने के ठिकाने लगाता है। या तो वो आपके हार्ट की तरफ जाकर के ठिकाने लगाना शुरू कर देगा, हार्ट में ब्लॉकेज वाली समस्या आएगी। या आपके ब्रेन की तरफ को भेजना शुरू कर देगा, तो वो ब्रेन हेमरेज वाली कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। या आपके वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि आपके अगर घुटनों की तरफ, वो जोड़ों की तरफ उसको जमाना शुरू कर देगा, वहां भेजना शुरू कर देगा, स्टोरेज करना शुरू कर देगा एक्स्ट्रा फालतू की चीज को, तो वो कहीं ना कहीं आपके घुटनों की समस्या शुरू हो जाएगी, जोड़ों की समस्या शुरू हो जाएगी। आपके अगर उसने गाल ब्लैडर में जाके स्टोर करना शुरू कर दिया, तो गाल ब्लैडर स्टोन का रूप लेना शुरू कर देगा, है ना। तो अगर उसने अगर आपके लिवर में स्टोर करना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा फैट को, तो क्या होगा, वो एक फैटी लिवर के रूप में सामने आता है। क्योंकि हमारे जो लिवर्स है ना, उसका 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 मेन काम क्या होता है, चीजों को प्रोसेस करना, जो भी आप खाना खा रहे हो प्रोसेस करना, और उसमें से बहुत सारे पाचक एंजाइम्स बनाना, जूस बनाना, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सकें। अब जब डाइजेस्ट कर सके ना, तो उसमें क्या है देखो, हमारे बहुत सारा जो ये ब्लू ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये कौन सी हैं, जहां से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। और दूसरी लाइनें कौन सी हैं, जो ग्रीन कलर की, ये वो हैं कि जब बाइल जूस बनते हैं, खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स बनते हैं ना, तो वो हमारे इस पित्त की थैली में, गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं वहां पे। जब जरूरत हुई, जिस समय आपने खाना खाया, जरूरत हुई, उस टाइम पे उसने वहां पर रिलीज करा और हमारे खाने को डाइजेस्ट कर दिया। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, एक वेल, जिसे कहते हैं कि एक जिसे एक बड़े अच्छे मैनर में ये सब चीजें वहां पर सर्कुलेट है, वहां पे बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में जब फैट ज्यादा होना शुरू हो जाता है ना, कौन सा, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो शरीर उसको इकट्ठा करता है। बाई चांस उसने अगर यहाँ पर इकट्ठा करा, तो लिवर में इकट्ठा करा, तो ये लिवर का नॉर्मल सेल्स थी, कहीं पर आपके ये ब्लड की जो नसें हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, कहीं पर आपका जो बाइल जूस की जो सर्कुलेशन वाली जो नसें हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। तो एकदम से सबका अपना अपना रोल है, अपनी अपनी जगह है। लेकिन अब वहां पर ना एक्स्ट्रा मात्रा में अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, तो दबाव किस पे पड़ेगा, इन नसों पे पड़ेगा, है ना। इन बाइल जूस सेक्रेट करने वाली जो नसें हैं ना, उस पे पड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, ना तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ढंग से हो पा रहा है, ना वहां पर बाइल जूस का सर्कुलेशन ढंग से हो पा रहा है। सारी चीजें वहां पर डिस्टर्ब हो गई हैं। अब क्या होगा, अब कभी आपको भूख नहीं लग रही है, कभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिक्कत कर रहा है, कभी आपकी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करना शुरू कर दे रही हैं। तो ये कंडीशन कहाँ से आई, ये कंडीशन आपके कहाँ से आई, आपके जो एक बैड फैट है ना कहीं शरीर उसको स्टोर कर रहा है। तो अगर हम वहां पर ना एक नियमित रूप से, अब क्या होगा, अगर बाई चांस देखो बेसिकली क्या है, अगर वो लिवर में जाके स्टोर हुआ, तो कहीं ना कहीं वो लिवर की दिक्कत, या एक जिसे कहते हैं कि फैटी लिवर के रूप में सामने आएगा। और अगर कहीं उसने वो कहाँ कर दिया, आंखों के आसपास जाके जमा करना शुरू कर दिया, तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके यहाँ पर व्हाइट व्हाइट तरह के ना पॉकेट बने होते हैं। वो पॉकेट क्या है, वही कोलेस्ट्रॉल है, जिसको शरीर ने आपके हार्ट में इकट्ठा नहीं करा, आपके लिवर में इकट्ठा नहीं करा, आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा नहीं करा, आपके जोड़ों में इकट्ठा नहीं करा, बल्कि उसने सीधे आपकी आंखों की तरफ इकट्ठा कर दिया। अब आप सोच के देखो, अगर इसी क्वांटिटी में, इसी मात्रा में अगर ये आपके हार्ट की नसों में इकट्ठा हो गया होता, तो क्या होता। वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कंडीशन ऐसी होती कि मौका भी नहीं मिलता, है ना, सरवाइव करने का ही मौका नहीं मिलता। तो अगर ये सब चीजें हैं ना, तो वो इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चाहिए, आपका शरीर कुछ मांग रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप उसको दे नहीं पा रहे हो। तो हमारे क्या है, डेली बेसिस की जरूरत है ये। क्योंकि आज का जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं ना, उससे आप ट्रांस फैट तो ले ही रहे हो, आप मना नहीं कर सकते, बच्चे भी ले रहे हैं, बूढ़े भी ले रहे हैं, और यंग एज के भी ले रहे हैं, और जम के ले रहे हैं उसको। तो शरीर कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट तो कर ही रहा है ना। इसलिए हमें उसकी जरूरत है, इसलिए हमें इस आर्किटिक सी प्रोडक्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, डेली बेसिस पे जरूरत है। अब लिवर को क्या कहा जाता है, लिवर को कहा जाता है एक साइलेंट, लिवर की जो डिसीज है ना उसको कहा जाता है साइलेंट किलर। क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर, क्योंकि लिवर में ना एक पेन को डिटेक्ट करने वाले सिग्नल नहीं होते हैं। आपकी हर कोशिका पे क्या है ना, कि अगर जरा सा कहीं उसको दिक्कत हुई, वो तुरंत ब्रेन को मैसेज भेजता है पेन के रूप में कि यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन लिवर एक ऐसी कोशिका है ना, जिसपे पेन को डिटेक्ट करने की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते ही नहीं है। अगर उसको कितनी भी ज्यादा दिक्कत हो जाए ना, कुछ भी डैमेज हो जाए ना, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा ही नहीं, वो आपको पता ही नहीं चल पाएगा।
इसीलिए लिवर की डिसीज को साइलेंट किलर डिसीज कहा जाता है। चुपचाप चुपचाप वहां पर डैमेज हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। फिर पता कैसे चलता है हमको? पता ऐसे चलता है क्योंकि लिवर से जुड़े हुए जो और ऑर्गन होते हैं ना, जब उनको डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है, उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ी शुरू हो जाती है ना, तब वहां से हमें सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्टर्ब है, कुछ तो चल रहा है ना। तो ये सब चीजें ना हो, हम इस तरह की कंडीशन से बच सके, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें ना अपनी डाइट में फैटी एसिड्स, कौन सा? हेल्दी फैटी एसिड एक चाहिए ही चाहिए, एक अच्छी मात्रा में चाहिए, है ना, डेली बेसिस पे चाहिए। तो जो लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं ना कि हाँ जब होगा देखा जाएगा, जब ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी, जब डिटेक्ट हो जाएगा कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं, हम तब लेना शुरू करेंगे, है ना। जब आप हॉस्पिटल की दहलीज पे पहुंच जाओगे ना, तब आप ओमेगा 3 को याद करोगे ना, तब शायद मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा काम ना कर सके, है ना। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे शरीर के जो फंक्शंस है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। उस टाइम पे आपको दवाई भी चाहिए, साथ में तुरंत ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसके साथ साथ भी आपको ओमेगा 3 चाहिए। लेकिन ये ना हमारी आज की जरूरत है, इस टाइम की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो कंडीशन हमारे साथ में डेवलप हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन डिस्टरबेंस होगा, पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन कहीं ना कहीं कंडीशन क्रिएट होगी, है ना। तो हमें ना अपनी डेली डाइट के रूप में एक 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 दवाई के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छी एक डाइट के रूप में अभी से हमारी ये जरूरत है। और जो बढ़ते हुए बच्चे हैं ना, बढ़ते हुए किसी भी एज के बच्चे, छोटे बच्चे इतना बड़ा कैप्सूल नहीं खा सकते, आप उनको पंचर करके 2 बूंद चटाना शुरू कर दीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा हनी के साथ में मिक्स करके देना शुरू कर दीजिए। अगर उसको स्मेल लग रही है, नहीं हो पा रहा है, 1 चम्मच हनी में, आधे चम्मच हनी में 2-3 बूंद उसको दे के देना देना शुरू कर दीजिए। आप उसको देना तो शुरू कीजिए, जो खा सकता है बच्चा उसको खाने दीजिए उसको, है ना, ऐसे देना शुरू कर दीजिए। दिन भर में एक दे दिया उसने तो बहुत काफी है उसके लिए। फिर आप देखना 2 महीने 3 महीने के बाद में उसकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना, उसकी जो एक्टिविटी है ऑटोमेटिक आपको बदलती नजर आएगी। 2 से 3 महीने में, 3-4 महीने में ऑटोमेटिक नजर आएगी। और इसका सबसे जबरदस्त प्रूफ क्या है ना, आप कभी देखना, आप उसको बच्चे को देना शुरू कर देना, और 3 या 4 महीने के बाद में ना उसकी जो हैंड राइटिंग देखना, उस हैंड राइटिंग में और 4 महीने पहले की हैंड राइटिंग में ना बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। ये इस पे भी रिसर्च हो चुकी है, इस पे भी। तो जो लोग इन सब चीजों को समझते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो तो उसको नहीं छोड़ते हैं, है ना। और अगर क्वालिटी को देखा जाए ना, तो क्वालिटी के बारे में जो मैंने कहा है, क्वालिटी अगर आप रॉ मेटेरियल पे भी तुलना करोगे ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, और बाकी अगर इस पे बात करना शुरू करेंगे हम ना, तो एक बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। और आ, मेरे ख्याल से तभी पूरा नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट सेशन में ना एक हम बात करेंगे आर्किटेक्ट सी के ऊपर। जैसे हमारा आजकल की कंडीशन होती है, पेस मेकर वाली कंडीशन आ जाती है, या जिसे कहते हैं कि बच्चों के ना दिल में छेद हो गया है, वाल्व में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा होना शुरू हो रहा है, ये भी बहुत तेजी से कंडीशन आ रही है। तो क्या कंडीशन है, क्या हमारे पास में सबसे सुपर प्रोडक्ट है ना, इसको हम एक पार्ट 2 के रूप में वहां पर देखेंगे हम। ठीक है ना। तो आज का सेशन का टाइम भी हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें आज हमारे साथियों को यहाँ से मिली होंगी। और इसका जो एक दूसरा पार्ट है, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड ओवर टू यू सर। आज तो सेशंस पे मतलब मजा ही आ गया। लोगों को आर्टिक्स ही मतलब आपसे ट्रेनिंग नहीं दिए, आप ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को आर्टिक्स ही खिला ही दिया है आज पूरा। तो आज यहाँ पे जितना सारा लोग ऑलरेडी बैठा है ना 49, मुझे तो लगता है कि काली काउंटर पे बिलिंग होने वाला है अगर किसी के घर पे आर्टिक्सी नहीं है तो आर्टिक्सी हर किसी के घर में रेगुलर प्रोडक्ट ये होना ही चाहिए। आप जैसे बताए कि एकदम जन्म लेते हुए बच्चे से लेके जितना भी बुरा हो, जो अभी तक जिसका सांस चल रहा है, उनको भी आरटीसी का जरूरत है। हर एज पे हर एक इंसान को, भले लड़का लड़की, हर एक का आरटीसी का दरकार है, क्योंकि हार्ट भाई सबका है, लीवर भाई सबका है। तो हम लोगों को जिंदा हर किसी को रहना है, और जिंदा रहने के लिए आरटीसी का सहारा तो चाहिए ही चाहिए। तो आज का ट्रेनिंग सच में सर दिल तक पहुंच गया, दिल से निकलवा बात दिल तक पहुंच गया लोग, और यही दिल के लिए फॉरएवर से हम लोग प्यार कर बैठते हैं, क्योंकि फॉरएवर हम लोगों को ऐसा ऐसा चीज ऐसा ऐसा जगह से ढूंढ के लेके आ जा आके हम लोगों को देता है। वो जानने के बाद सच में कंपनी के साथ प्यार हो जाता है।
नॉर्मली आप लोग ही बताइए ना, क्या दरकार था आर्टिक सी महासागर पे जाके, आर्कटिक सी उतना बर्फ के नीचे से वो मछली पकड़ के उसके बॉडी से वो आपका तेल निकाल के हम लोगों को सप्लाई करना। नॉर्मल जहां पे अवेलेबल है वहां पे ही वो लोग कर सकता था। नहीं, क्योंकि कंपनी का मालिक का जो बात है ना, कि अगर मैं किसी को दूंगा तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का चीज दूंगा, और वही चीज के लिए ये कंपनी सबसे बढ़िया बन गया, और सबसे ज्यादा दिल से ये कंपनी को हम लोग चाहने लगे। तो आज का ट्रेनिंग सच में प्रीतम सर से बहुत अच्छा लगा। ये आर्किटेक्सी का हम लोगों का जो ट्रेनिंग मिला, मुझे लगता है कि यही ट्रेनिंग आप लोग जितना सीखे है ना, यही अगर आप किसी को बताना चालू कर देंगे, अगर इसका 10% भी बताना चालू कर देंगे, तो भी आपके सामने जो भी है ना, वही आपसे ये आरटीसी मांगना चालू कर देगा। तो आज का ट्रेनिंग बहुत ही वंडरफुल रहा। नेक्स्ट ट्रेनिंग आप लोगों के पास थ्रू मैसेज चला जाएगा, और हम लोगों को वेट है कब प्रीतम सर का पार्ट 2 आने वाला है। आरटीसी का जो पार्ट 2 सेशन, जो बाकी अभी बहुत सारा चीज बाकी है, प्रीतम सर ने बताया ना, आरटीसी के ऊपर पे बात करने लगा तो 6 घंटे भी कम पड़ जाएगा। तो टोटल एक, मतलब आर्टिक से ये टोटल चैप्टर बहुत बड़ा है। तो हम लोग अगर एक एक चैप्टर भी क्लोज करेंगे तब भी हम लोगों को बहुत दिन लग जाएगा। तो नेक्स्ट सेशंस का हम लोग मतलब वेट करेंगे प्रीतम सर से, हम लोग बाकी सेशंस लेने के लिए। तब तक के लिए आज बाय बाय, सबको मैं गुड बाय बताता हूँ। नेक्स्ट कल का सेशंस का ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ट्रेनिंग में बने रहिए, नॉलेज लीजिए, बिजनेस बढ़ाइए, ग्रो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।